एक लक्ष्य नहीं 2024। हेलो बच्चों, हाउ आर यू? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आप लोगों को मेरी फोटो नजर आ रही है और मेरी आवाज भी आ रही होगी। आई होप। गुड इवनिंग, नमस्कार। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। ले भैया ओफो। ठीक है। हाँ जी, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया, मैं बहुत बेहतरीन हूं। आई होप आपको भी आवाज आ रही होगी। और जो भी लक्ष्य के बच्चे हैं उनको पता है कि एक रिवीजन का दौर चल रहा है कि 12वीं क्लास के टॉपिक से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं उनको बता दूं। राइट, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं उनको बता दूं। देखो बेटा, देखो ध्यान से। वैसे कुछ बच्चों के डाउट ये भी थे, और वो क्या डाउट थे मैं आपको बता देता हूं। कुछ बच्चे ना ये कह रहे थे कि सर हमें ना, जब हम 11वीं क्लास का जो एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ का टॉपिक है वो नहीं आता, वो हमें दोबारा पढ़ना है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, वो टॉपिक आपको दोबारा पढ़ाया जाएगा लेकिन चैप्टर के अंदर। ठीक है, दोबारा आएंगे चैप्टर के अंदर। अब जो है हमें बेसिकली 12th क्लास का टॉपिक शुरू करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है भाई? उसके लिए हमें 11वीं क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करके चलना है। आप मुझे बताइए, लॉइस थोड़ी वॉइस, लॉइस कह रहा हूं मैं, है ना, वॉइस थोड़ी लो है भाई। मैं एक बार बोल देता हूं कि वॉइस बढ़ा देंगे, वॉइस थोड़ी अप कर देना। अप है, अप नहीं, कल भी हुआ था थोड़ा। ना, ना, फिर भी कर दे। यहाँ से नहीं, कुछ वो होता है कुछ सेटिंग वेटिंग करके। ठीक है, देखो भाई, देखो काम की बात पे आते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन बताना चाहूंगा, पहले सुन लो मेरी बात, मुक्का मार दूंगा नहीं तो खींच के। कल मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पूरा नहीं लेकिन उतना पढ़ाया था जो काम का होगा। अब जरा देखो भाई, यहां पर दूसरी चीज क्या है, हमारे पास कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी आएगी। ठीक है, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब इसका मतलब क्या होगा बेटा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब है कि आपके पास जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होगा, और आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा बेटा? सेम। तो यहां से मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा भाई, वो तो हमारे पास क्या होगा बेटा जी? सेम। ठीक है, वो क्या होगा बेटा? सेम। और जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो क्या होगा बेटा हमारे पास? डिफरेंट। वो क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? डिफरेंट। ध्यान से देखना इन बातों को, छोटी छोटी बातों को। अब जरा देखो बेटा, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। अब ध्यान से देखो भाई, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। उदाहरण के लिए, अगर मैं एक कंपाउंड का नाम लिखता हूं जिसका नाम है अमृत C2H5, या कह लो आप CH3CH2OH, ये हमारे पास क्या है? अल्कोहल। और आपको जानते होंगे, अगर CH3 को मैं बीच में रखूं और भाई O और CH3, ये हमारे पास क्या होता है भाई? ईथर। एक तरफ हमारे पास क्या हो गया और एक तरफ क्या हो गया? अल्कोहल, और एक तरफ ईथर। अब दोनों स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो देखो 2 कार्बन इसके अंदर, 2 कार्बन इसके अंदर, 6 हाइड्रोजन इसके अंदर, 6 हाइड्रोजन इसके अंदर, 1 ऑक्सीजन इसके अंदर, 1 ऑक्सीजन इसके अंदर। तो मुझे बताइए बेटा, ये दोनों आपस में कौन से आइसोमर होंगे? बोलिए भाई, ये आपस में कौन से आइसोमर होंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर। राइट और रॉन्ग? यस, यस, स्ट्रक्चरल आइसोमर के अंदर भी फंक्शनल। बहुत बढ़िया बेटा राघव, धन्यवाद। अब ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, या जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बेटा, ये हमारे पास 5 तरह की होगी। ठीक है, ये कैसी होगी बेटा जी? 5 तरह की होगी, और मैं आपको हर एक बता देता हूं कौन कौन सी होगी। पहली हमारे पास कौन सी होगी बेटा जी? चेन आइसोमेरिज्म। पहली कैसी होगी हमारे पास? चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा हमारे पास क्या होगा बेटा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, तीसरी हमारे पास क्या होगी बेटा?
पोजिशनल आइसोमेरिज्म। और तीसरा फोर्थ क्या होगा बेटा हमारे पास, मेटामेरिज्म। और फिफ्थ हमारे पास होगी बेटा टोटोमेरिज्म। हालांकि इसी के अंदर एक और भी आती है, उसको हम बोलते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं उसको हम, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। नहीं नहीं, लेक्चर नंबर हमने रिवीजन का तो 2 ही है ना। वो जो मैंने आपको पहला लेक्चर लिया था वो एल्काइल हैलाइड का पहला लेक्चर था, ठीक है। ये जो मैं आज लेक्चर ले रहा हूं ये लेक्चर आपके रिवीजन के हैं। तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा हुआ, दूसरा लेक्चर। एक मैंने सैटरडे में लिया था और एक मैंने आज लिया है, मतलब ले रहा हूं, ठीक है। तो मैं यहां पर इन सबको अभी पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको जो जो 12वीं के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा। और एक बात ध्यान रखना, इनमें से कोई भी टॉपिक 12वीं में अगर आपको शब्द लिखा मिल गया तो वहां पर मैं इनको पूरा कंप्लीटली डिटेल में पढ़ाऊंगा, पूरा डिटेल में। अब जरा देखो बेटा, अगर मैंने कहीं पर भी लिखा है, पहले वाला टॉपिक लिखा है चेन आइसोमर, क्या लिखा है बेटा, चेन आइसोमेरिज्म। तो कैसे स्ट्रक्चर होंगे बेटा, चेन आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि आपके पास आइसोमेरिज्म शब्द लग गया, इसका मतलब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो होगा बेटा, वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो हमारे पास सेम हो जाएगा, वो हमारे पास सेम। बट जो कार्बन चेन होगी, ठीक है, या जो मेन चेन होगी, मेन कार्बन चेन जो होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, डिफरेंट। और आपको देखकर पहचानना है, क्योंकि मैं शॉर्ट में कम टाइम में मुझे आज हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करना है बेसिकली, ठीक है। बिल्कुल सही बात, जो पुराने बच्चे हैं उनको पता है, जो नए बच्चे हैं बेटा आपको समझ में आ रहा होगा तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर हमें ये क्लियर है कि आइसोमेरिज्म का मतलब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, और आइसोमेरिज्म से पहले कोई भी शब्द होगा उसका मतलब है वो डिफरेंट। नए वाले बच्चे जल्दी से बताएं बेटा, कोई दिक्कत? यस, बिल्कुल करेक्ट। अब आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं भाई, मैं एग्जांपल देखो क्या है। जैसे मैंने कहा मेरे पास एन ब्यूटेन है, CH3, CH2, CH2 और CH3, और दूसरा है मेरे पास आइसोब्यूटेन। अब दोनों के अंदर स्ट्रक्चर देखो बेटा, यहां पर भी 4 कार्बन, यहां पर भी 4 कार्बन, ठीक है, यहां पर भी 4 कार्बन, यहां पर भी 4 कार्बन। अच्छा, कुछ बच्चे अभी कह रहे हैं नो, ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा समझो। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। एक बात सुनो हिंदी में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, और आइसोमेरिज्म से पहले जो भी शब्द दे रखा होगा, जैसे चेन बोल दिया तो चेन अलग होगी। अगर मैंने देखो इससे पहले क्या लिखवाया था, स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या हो गया कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, पर आइसोमेरिज्म से पहले क्या लिखा हुआ है, स्ट्रक्चरल। इसका मतलब क्या हो गया कि स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, ठीक है, इसका मतलब होगा कि स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। तो जिस तरह से मैंने यहां पर एक एग्जांपल दिया कि भाई इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, सेम हो गया, बट स्ट्रक्चर क्या हो गए, अलग अलग। एक में ऑक्सीजन आगे है और एक में बीच में, तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूले हो गए, राइट और रॉन्ग। अब इसी के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर भी क्या होता है कि भाई अलग अलग टाइप की आइसोमेरिज्म होती है। अब मैंने कहा चेन आइसोमेरिज्म, तो यहां पर आइसोमेरिज्म क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, चेन का मतलब चेन डिफरेंट होगी। अब इन दोनों फॉर्मूलों को देखो ध्यान से, आपको इनके बीच का रिलेशन बताना है। आप कहोगे सर यहां पर 4 कार्बन है जो कॉन्टिन्यूअस चेन में जुड़े हुए हैं, और यहां पर 1 2 3 कार्बन है, तो इसकी चेन और इसकी चेन क्या हो गई, डिफरेंट। इसीलिए हम इन दोनों को क्या कह देंगे बेटा, ए एंड बी को हम क्या कह देंगे कि ए एंड बी आर, ए एंड बी आर, ए एंड बी आर चेन आइसोमर्स। क्या आपको यह बात समझ में आ गई, यस और नो? क्या चेन आइसोमेरिज्म कुछ समझ में आया? यस। अब देखो बेटा, मेरे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है, और वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, मैंने लिखा हुआ है C5H12, और मैं इसके अलग अलग चेन आइसोमर बनाऊंगा, ठीक है। तो भाई मैंने सबसे पहले क्या काम कर दिया, 5 कार्बन को इस तरीके से जोड़ दिया, CH3, CH2, CH2,
CH2 और CH3, इसको कहते हैं हम लोग एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं, किसी कार्बन चेन को छोटा करके किसी एक ग्रुप को कहीं और जोड़ देता हूं। तो यहां पर मैंने लिख दिया भाई ऐसे करके CH2 CH3, और एक बार मैंने ऐसे कर दिया CH3 CH3 और CH3। अब आप मुझे खुद बताइए, अगर मैं इस वाले कार्बन, इस वाले कंपाउंड को A कह दूं और इसके कंपाउंड को B कह दूं, इस कंपाउंड को मैं C कह दूं, आप मुझे बताइए A के जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? आराम आराम से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है जल्दबाजी की। जो मेन कार्बन चेन है उसके अंदर कितने कार्बन आ गए बेटा टोटल? आप कहोगे सर इसके अंदर 5 कार्बन आए हैं। ठीक है, 5 कार्बन आए हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में। अब इसकी लॉन्गेस्ट चेन देखोगे तो 1 2 3 4, इसमें कितने हो गए बेटा? 4 कार्बन, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप तो साइड ग्रुप हो गया। और यहां पर 1 2 3, यहां पर कितने हो गए? 3 हो गए। तो देखो भाई, इन तीनों स्ट्रक्चर में कार्बन भी सेम, हाइड्रोजन भी सेम, सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी C5H12 है। तो जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और इनकी जो चेन हो, कार्बन चेन अलग हो, तो मुझे बताइए A एंड B, A B एंड C, A B एंड C R, A B एंड C R क्या कहलाएंगे? ये आप तो समझदार हो ना, बताओ क्या होते हैं? बहुत बढ़िया, चेन आइसोमर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा? ये चेन आइसोमर्स, बिल्कुल सही बात है, चेन आइसोमर्स। जो नए वाले बच्चे हैं वो भी आंसर दे बेटा, आपको घबराना नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताइए छोटी सी, चेन आइसोमेरिज्म हो गया, अब मुझे बात करनी है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसके बारे में बात करनी है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो भाई मुझे एक बात बता दो, क्या क्या सेम होगा और क्या क्या डिफरेंट होगा? नाम से ही आप लोगों के अंदर आत्मा से आंसर निकलना चाहिए, आत्मा से, कि आइसोमेरिज्म है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा ये तुम्हें बताना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? फिर आपको बात करनी है फंक्शनल ग्रुप। उससे पहले क्या शब्द आ गया? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप वो क्या होगा बेटा? आप कहोगे सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास होगा सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा बेटा जी? डिफरेंट। क्या हो गया हमारे पास? डिफरेंट हो गया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, डिफरेंट हो गया, एकदम बेहतरीन। और नए बच्चे भी बढ़ चढ़ के भाग ले कमेंट्स में सही तरीके से, जो मतलब डरना ही नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भाई। एक दो बच्चा मुझसे डाउट में मतलब इंस्टाग्राम पे पूछ रहा था कि सर मैंने 11वीं बर्बाद कर दी, क्या मैं नीट निकाल सकता हूं? अरे तुमने जाके इंटरव्यू देखो पहले कुछ बच्चों के, उनकी 11वीं पूरी बर्बाद थी, है ना? उन्होंने 12वीं से ही पढ़ना शुरू किया था, तो आप अभी भी कर सकते हो। बिल्कुल सही बात, सेम और डिफरेंट। अब भाई एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आप लोगों को, आपका फेवरेट एग्जाम्पल किसका भाई? अगर मैं कहूं कि CH3 CH2OH, ये मेरे पास अल्कोहल है, और ये मेरे पास CH3OCH3, ये क्या हो गया भाई? ईथर। तो मैंने कहा कि अगर ये मेरे पास A है और ये मेरे पास B है, तो A एंड B आर क्या होंगे बेटा? A और B को क्या कहेंगे हम? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और फंक्शनल ग्रुप अलग, तो इसका मतलब ये हो गए फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो आप कहोगे सर ये हो गए हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। बिल्कुल सही बात है। अब आगे देखिए, अगला एग्जांपल एक और देखो बेटा आप, मेरे पास है CH3 CH2 COOH, और एक है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCH3। ध्यान से देखो, 1 2 3 4, 4 कार्बन इसके अंदर, 1 2 3 4, 4 कार्बन इसके अंदर, ठीक है?
हाइड्रोजन देखो 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8 हाइड्रोजन इधर है, 3 और 2 5 और 3 8 हाइड्रोजन इधर है, 2 ऑक्सीजन भी सेम, यानी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। डिफरेंट क्या होगा बेटा, आप कहोगे सर इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो एसिड का है और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो एस्टर का है। तो इसका मतलब अगर मैं इस कंपाउंड को सी कहूं और इसको मैं डी कहूं तो क्या कहूंगा भाई, सी एंड डी आर क्या कहलाएंगे, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है गधो नालायको, ये एस्टर है, कीटोन अलग होता है, बेवकूफ कहीं के, बदतमीज। हां कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, तो आप इसको कहोगे सर ये भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। क्या हो गए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। किस किस को ये बात समझ में आ गई बेटा, किस किस को ये बात समझ में आ गई? एकदम बेहतरीन, सबको समझ में आ गई, पुरानी बातें याद आ गई होगी अब, है ना? बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही करना है बस। अब देखो भाई अगली स्लाइड में क्या लिखना है, आगे हमारे पास है क्या, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म है तो मुझे बताइए मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा बेटा, मोलिकुलर फॉर्मूला ध्यान से देखना, अगर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है तभी आइसोमेरिज्म होगी, अगर ये डिफरेंट हुआ तब आइसोमेरिज्म नहीं होती। तो आप कहोगे भाई मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम, तो आपने यहां पर क्या लिख दिया भाई, सेम, ठीक है। अगर ये डिफरेंट हो गया तो फिर गलत है फिर। अब जरा देखो आगे, पोजीशन की बात कर रहा है तो हम कहेंगे पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप, कुछ भी हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए पोजीशन, क्योंकि जो आइसोमर से पहले है वो डिफरेंट होनी चाहिए, बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आपको पहचानना है, जैसे मैंने कहा CH3 CH2 CH2OH ये एक अल्कोहल है, और फिर CH3 CH3 ये भी एक अल्कोहल है, दोनों के अंदर कार्बन की संख्या 3 है, यहां पर भी और यहां पर भी। हाइड्रोजन कितने बेटा जी, 3 और भाई 5 8, और 8 ही हाइड्रोजन यहां पर है। ऑक्सीजन 1, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब डिफरेंस क्या है, अगर आप पहले वाले में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो तो यहां पर भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास 3 और यहां पर भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3, यानी ये चेन आइसोमर तो है नहीं। लेकिन अगर आप काउंटिंग शुरू करोगे तो काउंटिंग में देखो ध्यान से, हम लोग काउंटिंग वहां से शुरू करते हैं जहां पर फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन को कम से कम नंबर मिल सके। तो इसको कहूंगा मैं 1 2 और 3, और इधर काउंटिंग आप कहीं से भी कर लो 1 2 और 3। तो आपने देखा कि यहां पर OH ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है और यहां पर OH ग्रुप सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है, तो पोजीशन क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। तो अगर मैं इसको कहता हूं कि ये A है और ये B है, और मैं कहता हूं भाई A एंड B आर, तो A एंड B क्या हो जाएंगे बेटा मेरे पास, पोजीशनल आइसोमर्स, ठीक है। पोजीशनल आइसोमर्स। अब देखो भाई नेक्स्ट स्ट्रक्चर है मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये एक एल्कीन है, और फिर मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर लिखा CH2 और यहां पर लिखा CH3, ये भी एक एल्कीन है। तो आप मुझे बताइए बेटा, कार्बन इसके अंदर भी 4, कार्बन इसके अंदर भी 4, हाइड्रोजन इसके अंदर भी 8, हाइड्रोजन इसके अंदर भी 8, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन अगर आप देखोगे यहां पर 1 2 3 4, तो सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड आया, और यहां पर पहले कार्बन पर ही डबल बॉन्ड आ गया।
तो डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो गई बेटा, अलग अलग। इसका मतलब अगर मैं इसको कह दूं भाई ये मेरे पास सी है और ये मेरे पास डी है, तो मैं लिखूंगा सी एंड डी आर, सी एंड डी आर पोजिशनल आइसोमर्स। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? अभी बेटा मुझे 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले इतना टूल आपके अंदर भर देना है कि आपको हर शब्द का मतलब समझ में आए। और बाकी तो आपको पता ही है, मैंने आपको बोला क्या है कि 7:45 तक आपको 12वीं का पढ़ाया जाएगा और 15 मिनट आपको 11वीं का पढ़ाया जाएगा, ठीक है? तो मुझे बताओ यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत? पोजिशनल आइसोमेरिज्म तक, पोजिशनल आइसोमेरिज्म तक कोई दिक्कत बेटा? अगर आपके पास टाइम है, मान लो कभी छुट्टी पड़ जाती है, वीकेंड की छुट्टी पड़ गई, या भाई ऐसा हो गया कि कोई त्योहार आ गया, कोई फेस्टिवल आ गया, तो उस टाइम पर आप इन टॉपिक को अलग से नोटबुक में लिख लेना कि ये कौन कौन से टॉपिक हैं। और आपको मैं गारंटी बताता हूं, लास्ट ईयर का जो अर्जुना 1.0 2.0 के रिकॉर्डेड लेक्चर है, अगर आप धीरे धीरे वहां से ये टॉपिक कवर कर लिए, चाहे 2 महीने के अंदर कवर कर लो, मैं ये नहीं कह रहा कि 2 दिन के अंदर कवर करो, 2 महीने के अंदर कवर करो, आपको खुद फील हो जाएगा कि भाई साहब किसी भी किताब का कोई भी क्वेश्चन, किसी भी ईयर का कोई भी PYQ ऐसा नहीं है जो तुम ना कर पाओ। इतना तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है? आज की क्लास थोड़ी लंबी चलेगी भाई, आज की क्लास जो है लंबी चलेगी, क्योंकि आज जो है आपकी बायो की एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, ठीक है? अब जरा देखो भाई काम की बात। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के जो डाउट थे वो धीरे धीरे आएंगे, कन्फर्मेशनल के भी आएंगे बेटा। अब मेरी बात सुन लो यहां पे, अब एक बात सुन लो ध्यान से। मैंने जो कल की क्लास में पढ़ाया था, जो कल की क्लास में पढ़ाया था, क्या वो आपके फिंगर टिप पर है? क्या आपको डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, जल्दी से बताओ, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड, डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ एमीन्स, क्या आपको ये बिल्कुल उंगली पर याद है? इसको रटने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? बोलिए यस और नो। यहां तक कोई दिक्कत है? 4 पॉइंट, जो 4-5 पॉइंट कल करवाए थे, आप कहोगे नहीं, हाँ बहुत बढ़िया, सब कुछ फिंगर टिप में है आपके, ठीक है। आप मुझे बताइए, आपको सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड गिनने आते हैं? मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर कोई सिंगल बॉन्ड बना होगा वहां पर एक सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा 1 पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होते हैं। यहां तक बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, चाहे नए बच्चे क्यों ना हो। अभी मैंने कोई ऐसा रॉकेट साइंस वाला पढ़ाया ही नहीं बेटा, आप ही के लिए मैंने स्पेशल एक क्लास लगवाई है। हां, तो यह बात हो गई क्लियर। कल की क्लास में मैंने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करी थी, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की बात करी थी। क्या आप लोगों के दिमाग में सेट हो गया है कि एक रिंग की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होती है और पाई बॉन्ड की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होती है? यह भी हमें परमानेंट याद हो गया। आपको मेरे लेक्चर को रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप एकदम फॉर्म में आ जाओगे, ठीक है? जब आप धीरे धीरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फील्ड में लेने लग पड़ोगे ना, रिवाइज भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमानेंट याद होंगी चीजें, ठीक है? हां, अब उसके बाद कहीं ना कहीं आइसोमेरिज्म का खेल आएगा, और मैंने 3 आइसोमेरिज्म ही क्यों करवाई? पोजिशनल, फंक्शनल ग्रुप, और भाई क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं स्टार्टिंग वाली चेन आइसोमेरिज्म, क्योंकि यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अगले 2-3 चैप्टर्स के लिए, ठीक है? अगले 2-3 चैप्टर के लिए यही इंपॉर्टेंट है। और जो टॉपिक आपका वापस, मतलब कोई भी टॉपिक पुराना अगर 12वीं में आता है तो वो आपको कंप्लीटली डिटेल में पढ़ाया जाएगा। स्टीरियो केमिस्ट्री पूरी की पूरी आपको डिटेल में पढ़ाई जाएगी, ठीक है? मेटामेरिज्म आएगा एल्डिहाइड चैप्टर वाले में। अब मेरी बात सुन लो एक ध्यान से, एक बात ध्यान से सुन लो यहां पर। अब मैं थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन का रिवीजन करवाऊंगा आज, हाइड्रोकार्बन का। लेकिन हाइड्रोकार्बन से पहले मुझे चेक करवाना पड़ेगा आपको न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। पूरी केमिस्ट्री एक ही चीज पर बेस्ड है। अगर किसी को यह पहचानना आ गया कि किसकी शादी किससे होती है, किसकी शादी किससे होती है, अब मुझे जल्दी से बताओ, लड़कों की शादी किससे होती है? लड़कों की शादी किससे होती है बेटा? फटाफट बताओ, लड़कों की शादी किससे होती है?
बोझ नहीं लेना। अगर आपने कोई सब्जेक्ट को सर पे रख लिया, दिमाग पे रख लिया, ठीक है, SN1 SN2 इसी चैप्टर में पढ़ा, लड़कियों से, बिल्कुल सही बात। लड़कों की शादी लड़कियों से, और लड़कियों की शादी लड़कों से होती है ना। लड़कियों की शादी लड़कों से होती है, लड़कों की लड़कियों से होती है। अच्छा बताओ, गधों की शादी किससे होती है? गधों की शादी किससे होती है बेटा? गधों की शादी किससे होती है? यस, लीजेंड कह रहे हैं कि सर लड़कों की शादी रसगुल्लों से भी होती है। ठीक है, यस, गधों की शादी गधैयाओं से होती है, गधी से होती है, बिल्कुल सही बात है। तो ये नेचुरल फिनोमेना आपको पता है अपोजिट चीजों का। तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज की शादी करेंगे, पॉजिटिव चार्ज की शादी करेंगे तो नेगेटिव चार्ज के साथ होगी, नेगेटिव वालों की पॉजिटिव के साथ होगी। ऐसे ही केमिस्ट्री के अंदर दो स्पीसीज हैं और वो आपको ढूंढना आना चाहिए। उनको कहते हैं हम न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। अब मैं इनको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं और थोड़ा सा फील करवाने वाला हूं, तक क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनका रोल ज्यादा है। ठीक है, जैसे मैंने सबसे पहले कहा न्यूक्लियोफाइल, पहले पढ़ाया मैंने न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है समझना। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस, ये शब्द बना हुआ है न्यूक्लियस और फाइल से। अब देखो भाई, अगर कोई ज्यादा अंग्रेज है तो अंग्रेजों को तो भाई मैं कुछ कह नहीं सकता। न्यूक्लियस का मतलब होता है, न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज होगा बेटा? न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज होगा? बोलिए, न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज होगा बेटा? न्यूक्लियस का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, सिर्फ उसमें, हां, तो इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज से प्यार करने वाले। न्यूक्लियोफाइल और फाइल का मतलब क्या होता है? प्यार करने वाले, प्यार करने वाले। और न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस का मतलब है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से प्यार करने वाले। अब आप मुझे बताइए पॉजिटिव चार्ज। अब बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत डीप हो जाएगी यहां से, मजेदार, एकदम फुल डिटेल में आज की। ठीक है, आप मुझे बताइए पॉजिटिव चार्ज को कौन प्यार करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे वो, या जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कंगाली होगी, गरीब हो गया भैया मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दो, मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, या वो? बताओ फटाफट। न्यूक्लियस को यानी पॉजिटिव चार्ज को प्यार कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज करेगी भाई। तो ध्यान रखना है, अगर हम इसके नेचर की बात करें, न्यूक्लियोफाइल के नेचर की बात करें, तो ये होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। अब हमें कैसे देख के पता लगेगा कि भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? तो ध्यान रखना है, जितने भी न्यूक्लियोफाइल होंगे, ठीक है भाई, नेचर हो गया इलेक्ट्रॉन रिच, और कंडीशन क्या हो गई बेटा? मस्ट हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पाई बॉन्ड होंगे तो भी वो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, पाई बॉन्ड होंगे तो भी वो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है, शब्द का मतलब है न्यूक्लियस प्लस फाइल। न्यूक्लियस का मतलब है न्यूक्लियस से प्यार करने वाला। न्यूक्लियस से प्यार वही करेगा जिस पर इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन किस रूप में हो सकते हैं बेटा? किस रूप में हो सकते हैं भाई? या तो उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, और या उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, यस। आधे बच्चों को तो उसकी इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशन भी समझ में आ गई, लेकिन पहले यहां पर बात करना है भाई,
क्या इस स्लाइड पर लिखी हुई हर बात आपको समझ में आ गई बेटा? यस और नो? क्या आप लोगों को न्यूक्लियोफाइल की ये सारी बात समझ में आ गई? यस और नो? भाई मुझे जवाब देना है, क्योंकि मुझे आगे आपको एकदम मजबूत करना है 12वीं क्लास के लिए। यस, क्लियर हो गई बेटा। एक आध बच्चे को तो बेटा जिंदगी में कुछ समझ नहीं आता, उसको तो यह भी समझ नहीं आता कि वो धरती पे आया क्यों है, या स्पैमर भी हो सकता है। वापस से देखिए, न्यूक्लियोफाइल दो शब्दों से मिलकर बना है, न्यूक्लियस प्लस फाइल। न्यूक्लियस का अर्थ होता है पॉजिटिव चार्ज या न्यूक्लियस, ठीक है। फाइल का मतलब होता है प्यार करने वाला। अब नेचर की बात है भाई, मैं बताओ, अगर मतलब मैं ठीक हूं, मेरे अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है, मैं लड़का हूं, तो मैं किससे प्यार करूंगा? तुम मुझे बताओ भाई, सीधी बात है। देखो अभी शशि भाई भी कह रहे हैं कि लड़की से ही प्यार करोगे, अगर आप लड़के हो तो लड़की से ही प्यार करोगे, राइट? सीधी बात है ना बेटा? अगर मैं लड़का हूं तो मैं लड़की से प्यार करूंगा, सीधी बात है। अब भाई न्यूक्लियस के अंदर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज से प्यार कौन करता है? नेगेटिव चार्ज वाले। और नेगेटिव चार्ज किनके ऊपर होता है? भाई जिनके पास इलेक्ट्रॉन हो, जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, सीधी बात है। हाँ, अब आप मुक्का मारूंगा, जूता मारूंगा फेंक के, कह रहा सर गधी से प्यार करते हो। अब इज्जत है हमारी भाई, ठीक है। अब देखो इधर, नेचर कह रहा है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होनी चाहिए। अब आपने केमिस्ट्री में ऐसे कहीं से किताब खोलने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। भाई स्टूडेंट से तो मैं इतना प्यार करता हूं, इतना तो सच बताऊं, मैं किसी से भी नहीं करता, ठीक है? अच्छा, बहुत तेज हो रहे हो? नहीं भाई नहीं, एज अ फ्रेंड करते हैं उनसे तो, ठीक है। इधर देखो इधर देखो, इधर देखो, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कंडीशन क्या है? मस्ट हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो उनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए कोई, या भाई उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए। तुम पढ़ाने थोड़ा दोगे आज, तुम्हें तो सारे देखो यहां पर बदतमीज कहेंगे। अब मैं यहां पर बहुत सारी चीजें लिखूंगा, आपको बताना है कि वो न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है, ठीक है? तो भाई यहां पर मैं लिख रहा हूं H2O, यहां पर मैं लिख रहा हूं H2O। देखो, एक मैंने लिखा अमोनिया, मैंने लिखा OH माइनस, मैंने लिखा क्लोरीन माइनस, मैंने लिखा आयोडीन माइनस, मैंने लिखा कार्बोकटायन CH3 पॉजिटिव, ठीक है? मैंने लिखा CH3 पॉजिटिव, मैंने लिखा अमृत CH3 CH2OH, इसके बाद लोन पेयर, ठीक है? हाय, मैं शर्म आ गया, चुपचाप कर लो यहां पे काम। उसके बाद CH3 NH2, उसके बाद BH3, ठीक है? उसके बाद इतने तो बहुत हैं, Br नेगेटिव, उसके बाद Cl पॉजिटिव, उसके बाद Br पॉजिटिव। देखो बेटा, अब ध्यान से देखो, यहां पर काम की बात पे आते हैं। मुझे बताओ फटाफट, H2O जो है, H2O ये न्यूक्लियोफाइल होगा या नहीं होगा? देखकर बताइए बेटा, H2O न्यूक्लियोफाइल होगा कि नहीं होगा? राजवंश सर भी आ गए क्या? ठीक है बेटा, शर्म करो, मैं सतयुग का इंसान हूं, ठीक है? मैं सतयुग का इंसान हूं। हाँ, तो राजवंश अगर राम है तो मैं लक्ष्मण ही हूं भाई। और तुम्हें पता है लक्ष्मण जी कैसे थे? वो सीता मैया पर नजरें नहीं डालते थे, बस वही समझ लो।
अब यहां पर देखो बदतमीज कहीं के, H2O, ये क्या होगा? मैं पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी तुम्हें? हाँ भाई, पुराने बच्चे बदतमीज हैं, नए वाले बच्चे तुम बताओ बेटा क्या होता है ये? तुम्हें तो पढ़ना है ना, तुम्हारी वैसी लंका लगी हुई है। हाँ जल्दी बताओ बेटा क्या होता है? देखो इलेक्ट्रॉन रिच है भाई, इसके तो 8 इलेक्ट्रॉन हो ही रखे हैं। उसके बाद ऑक्सीजन के बाद क्या हो गया? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया भाई? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो तुम मुझे बताओ ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए भाई, मैंने सीता मैया की तो बात ही नहीं करी ना, सीता है कौन मैंने नहीं बात करी। मुझे बस ये पता है कि राजवन जी राम है, वो मेरे बड़े भाई हैं, मतलब बड़ा ही है मुझसे 4 साल, ठीक है, और मैं लक्ष्मण में छोटा हूं। अब मुझे नहीं पता भाई देखो सीता कौन है, ये तो अब जब राम जी बताएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा? न्यूक्लियोफाइल। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, एकदम करेक्ट हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल है। अब मुझे बताओ ये क्या होगा? अमोनिया। अमोनिया क्या होगा बेटा? अमोनिया क्या होगा? आप कहोगे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो भाई ये भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ये भी न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब देखो इसकी कोई इलेक्ट्रॉन भी पूरे हैं। OH माइनस की बात करें, OH माइनस की बात करें तो भाई ये भी OH माइनस हो गया हमारे पास, और भाई इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। ये भी क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल। ये भी क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल। बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब भाई यहां पर देखो क्लोरीन है नेगेटिव चार्ज, और भाई ये हमारे पास क्या हो गया? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या हो गया बेटा? न्यूक्लियोफाइल। ये भी क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, एकदम बढ़िया। अब देखो भाई यहां पर देखो आयोडीन, ये भी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल हो गया, एकदम करेक्ट है। अब यहां पर देखो CH3 पॉजिटिव, बेचारा कार्बन। कार्बन को देखो, कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस पर पॉजिटिव चार्ज आया है, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इसका इलेक्ट्रॉन कोई भगा के लेके चला गया। अब कितने बचे? 3, और जब इससे एक इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा तो कार्बन पे कलंक लग जाएगा। कलंक कैसा? पॉजिटिव चार्ज वाला। तो भाई बाकी हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, आप खुद देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है भाई, ये इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है तो बर्बाद है। ये थोड़ा ना इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को जिसको खुद की कमी पड़ रही हो। तो ध्यान रखना है CH3 क्या हो जाएगा? ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है। आगे देखो अमृत, अमृत का जो अल्कोहल यानी OH है, OH के पास क्या हो गया? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे भाई ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। अब बताइए ये वाला नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, तो हम कहेंगे भाई ये भी न्यूक्लियोफाइल हो गया। पर जैसे ही आप BH3 की बात करोगे तो बोरोन का एटॉमिक नंबर आपको पता होगा बेटा 5 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 3। तो बोरोन के वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीनों इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। आपको पता है कि बोरोन के पास ना तो कोई लोन पेयर, प्लस इसके वैलेंस सेल में अभी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। इसका तो ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, इसका तो ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे थोड़ा ही सकता है किसी को, ये इलेक्ट्रॉन दे थोड़ा ही सकता है, ये तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। और जो इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं उन्हीं को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, वही तो न्यूक्लियस से प्यार करेंगे। तो हम कहेंगे बेटा जी ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल नहीं है। न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है किसी को देने के लिए, और समझ जाओ किसको देंगे? इलेक्ट्रोफाइल को। बिल्कुल सही बात। अब करेंगे Br नेगेटिव के बारे में, ऑक्टेट कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया बेटा? न्यूक्लियोफाइल। अब क्लोरीन का बताओ बेटा, ये जो क्लोरीन पॉजिटिव है ये न्यूक्लियोफाइल होगा कि नहीं होगा? ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होगा कि नहीं होगा? अभी तो आपको ये बताना है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं और क्या नहीं। यस, आपको पता है कि सर क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज है, लोन पेयर तो जरूर है, लेकिन बेटा ये इलेक्ट्रॉन रिच थोड़ा ही है। इसका क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? अगर आप क्लोरीन के चारों तरफ के इलेक्ट्रॉन गिनोगे तो इसके तो 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर भाई 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन रिच हो नहीं सकता। इसका मतलब कहेंगे कि भाई ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है। सेम इसके साथ
ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बताइए क्या ये न्यूक्लियोफाइल होगा? मैंने कहा है कि स्ट्रक्चर के अंदर पाई बॉन्ड होगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो भी उसको न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में ही रखना है। अगर एल्कीन के अंदर पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो समझ जाना है कि पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, वो भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कैटेगरी में ही आएंगे, न्यूक्लियोफाइल कैटेगरी में ही आएंगे। किस किस को न्यूक्लियोफाइल के बारे में समझ में आ गया? यस और नो? किस किस को बेटा जी न्यूक्लियोफाइल समझ में आ गए कि न्यूक्लियोफाइल होते क्या हैं, न्यूक्लियोफाइल को पहचानते कैसे हैं? नए और पुराने, नए वाले बच्चे ही बताएंगे मुझे, क्योंकि मुझे आजकल उनका ज्यादा ध्यान रखना है। और पुराने वाले जितने भी हैं वो तो हनुमान है, उनको तो धीरे धीरे मैंने उनकी शक्तियां याद दिलवानी है, उनको सब कुछ याद आ ही जाएगा। अच्छा, बिल्कुल, बहुत बेहतरीन बेटा, बस यही करना है यार। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सरदर्द नहीं बनाना, एंजॉय करना है। क्योंकि जैसे तुम्हें याद होगा ना, तुम अपने नाना से कहानी सुनते थे और नानी से या दादी से कहानी सुनते थे, भाई साहब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक रोमांटिक स्टोरी है बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो एक काम की बात, हमारे पास दो तरह के न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं भाई? दो तरह के न्यूक्लियोफाइल होते हैं। टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल, टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल। एक तो होंगे बेटा कैसी, आपने जीवन में देखा होगा, आपको दो तरह के इंसान दिखते होंगे जिनको आप पसंद करते होंगे और नहीं पसंद करते होंगे। ठीक है, थोड़ा अंदाजा लगाना, मैं बोलूंगा नहीं। ठीक है, देखो एक तो ये, ठीक है, एक तो ये और एक ये। ठीक है, अब समझ जाओ आप, है ना? एक वो जिनका बहुत कुछ दिखता है और एक वो जिनका पता ही नहीं चलता। तो भाई जरा देखो, इसी प्रकार से न्यूक्लियोफाइल भी दो प्रकार के हो गए। एक कैसे हो गए बेटा? न्यूट्रल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, और एक होते हमारे पास पोलर न्यूक्लियोफाइल, पोलर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब जरा देखो बेटा, अब जरा ध्यान से देखो यहां पर, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कैसे होंगे? जिन पर कोई चार्ज नहीं, लेकिन उनकी जो तरीके हैं वो न्यूक्लियोफाइल जैसे हैं। जैसे उदाहरण के लिए वाटर हो गया, वाटर एक न्यूट्रल है, लेकिन लोन पेयर से पता लग रहा है कि ये भाई न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। अमोनिया हो गया, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। अल्कोहल हो गया, CH3OH एटसेट्रा, ये क्या हुआ हमारे पास? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। क्या हो गए बेटा? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। ये बात समझ में आ गई सभी को? हाँ, अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मैं पोलर न्यूक्लियोफाइल की बात करूं तो ये न्यूक्लियोफाइल होंगे भी और देखकर भी पता लग जाएगा। इनके पास इलेक्ट्रॉन है पर नेगेटिव चार्ज नहीं। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, इनके पास इलेक्ट्रॉन भी है और नेगेटिव चार्ज भी। ठीक है, मैं NH2 की बात करूं, इनके पास इलेक्ट्रॉन भी है, नेगेटिव चार्ज भी, और भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन भी है और न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव चार्ज भी। तो मुझे बताइए, एक होते हैं चार्ज वाले जिनको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियोफाइल। अब एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना, आप मुझे बताइए इन दोनों में से ज्यादा अट्रैक्टिव कौन है?
ज्यादा, सच्ची बात बतानी, ज्यादा अट्रैक्टिव कौन होगा? बोलो जल्दी। इन दोनों में से ज्यादा अट्रैक्टिव कौन है? बताओ फटाफट। लैग हो गया, लैग। 1 मिनट दे दो, लैग ठीक करवा रहा हूं, लैग ठीक करवा रहा हूं बेटा। लैग चला गया। यस, पोलर वाले ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। इलेक्ट्रोफाइल पोलर वालों को देखकर अपना दिल दे बैठेंगे। क्यों? 2 कारण है। एक तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो नेगेटिव चार्ज को पसंद करेंगे, और ऊपर से बात इलेक्ट्रॉन भी। तो भाई साहब दिल ऐसे आएगा कि दिल ऐसे आएगा इलेक्ट्रोफाइल का इनके ऊपर। तो ध्यान रखना, एक छोटी सी बात, एक छोटी सी बात जो नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट है वो ये क्या होता है भाई, कि भाई पोलर न्यूक्लियोफाइल आर जनरली stronger than that of न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। किस किस को यह बात समझ में आ गई बेटा? किस किस को यह बात समझ में आ गई? बेटा आज छुट्टी है, ठीक है, और छुट्टी के दिन तुम पता है कि लोगों को ना वो नहीं करना चाहिए डिस्टर्ब। वो तो हम जैसे हैं, ठीक है, आ गए तुम्हारी सेवा में यहां पे कि हमें नहीं आता 12वीं का ऑर्गेनिक, हमें पढ़ा दो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हमें कंपैरिजन, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि जनरली, और ये बात जनरली है बेटा, अच्छा, आर जनरली स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ गई ये बात, एकदम क्लियर है। अब जरा देखो आगे की बात, अब जरा देखो आगे की बात। देखो बेटा, आपको कंपैरिजन करना है, आपको कंपैरिजन करना है न्यूक्लियोफाइल के बीच में। तो आपको मैं बता रहा हूं भाई, आपको कंपैरिजन कैसे करना है। कंपैरिजन ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है, और आपको एक छोटा सा बात बताऊंगा जो पीरियोडिक टेबल से बेस्ड है, पीरियोडिक टेबल से बेस्ड है, फिर मैं आगे धीरे धीरे बताऊंगा। आपको पीरियोडिक टेबल में अगर कभी इस तरीके से इधर जाना पड़े तो आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बेसिस पे देखोगे, और ऊपर से नीचे जाना पड़े तो आप साइज के हिसाब से देखोगे। अब मैं आपको बता रहा हूं कैसे। अब इधर ध्यान से देखो बेटा, कंपैरिजन ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है और आपको अरेंज करना है कि बेटर न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर बताओ, एक तरफ लिखा मैंने CH3 लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, एक तरफ लिखा मैंने NH2 नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर, एक तरफ मैंने लिखा बेटा OH माइनस नेगेटिव चार्ज, और एक तरफ लिखा मैंने F माइनस लोन पेयर नेगेटिव चार्ज। तो इसका भाई करेक्ट ऑर्डर बताओ कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? यस, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। आधे बच्चों को ये लग रहा होगा सर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो पता है क्या करना है? आपको लग रहा होगा कि ये आंसर होना चाहिए सर OH माइनस एंड देन F माइनस। अब मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, ये आपका आंसर गलत है। देखो, बेटर न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाए। अच्छा प्रेमी वही होता है जो अच्छा प्रेम कर पाए, ठीक है, यही समझ रहे हो आप बात? तो मुझे बताओ ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे कौन सकता है? अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, अगर आप कभी भी पीरियोडिक टेबल के बारे में जाना होगा तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन सेकंड पीरियड के मेंबर हैं, पीरियोडिक टेबल के सेकंड पीरियड के मेंबर हैं, ठीक है। और आप लोग ये बात जानते होंगे कि सेकंड लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बढ़ती है।
अगर किसी भी स्पीसीज की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी तो वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की टेंडेंसी रखेगा, ना कि देने की। 1 मिनट दे दो भाई। क्या रखेगा बेटा जी? वो करेगा, इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की टेंडेंसी उसकी ज्यादा होगी, पर 1 मिनट देना बेटा, 1 मिनट देना। ठीक है भाई, एमआर सर का भी फोन आया है, आपका एक्स्ट्रा लेक्चर आएगा रिकॉर्डेड 7 बजे, ठीक है, फिजिक्स का। चुपचाप पढ़ लेने के लिए बोल दो उनको, नहीं तो बहुत मारूंगा मैं। चुपचाप पढ़ने के लिए बोला गया है, नहीं तो तुम्हें सूता जाएगा। ओके सर, धन्यवाद। ठीक है, तो भाई अब बात करते हैं इधर। अब मेरी काम की बात पे आते हैं। तो भाई एक बात बताओ, इन चारों में अगर कंपैरिजन किया जाए और इनको इनका ब्याह करवाने के चक्कर में हम पड़े हैं कि भाई कोई ब्याह कर लो इलेक्ट्रोफाइल से, तो भाई ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन कौन देगा? ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन कौन दे पाएगा? बोलो। आप कहोगे सर कार्बन बहुत परेशान है भाई, कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम, उसके ऊपर से इसके ऊपर लोन पेयर, तो ये होल्ड नहीं कर पाएगा और ये कहेगा भैया हमारे ऊपर से कोई कलंक हटा दो, हम नेगेटिव चार्ज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, हम नेगेटिव चार्ज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, हमसे इलेक्ट्रॉन ले लो भैया, भाई बहुत दिक्कत हो रही है, हम दिल दे चुके सनम के साथ साथ अपने इलेक्ट्रॉन भी दे ही देंगे। फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, ये देने से पहले सोचेगा मैं क्यों दूं, मेरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो ज्यादा है, मैं तो अपने इलेक्ट्रॉन रखूंगा ना, मैं नहीं दे रहा। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का घमंड है भाई, समझ रहे हो? तो ध्यान रखना है कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है, जो ऑर्डर होगा, करेक्ट ऑर्डर होगा, करेक्ट ऑर्डर होगा, वो CH3 नेगेटिव का सबसे ज्यादा, फिर NH2, फिर हमारे पास OH माइनस और फिर F माइनस। तो ध्यान रखना है न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये हम कब चेक करते हैं? इन ए पीरियड, जब हम पीरियड में चेक करते हैं तब ऐसा होता है, इन अ पीरियड। समझ में आई बात? वेरी गुड। अबे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी है भैया, बहुत मजेदार। अब मुझे बताओ फटाफट, समझ में आया कि नहीं आया? पहली क्लास में तो मैं ही फॉर्म में नहीं आया था, मैं ही चेक कर रहा था कि पता नहीं कौन कौन है। अब देखो धीरे धीरे पीरियड, अरे पीरियड का मतलब होता है आवर्त, ये बने होते हैं ना खाने ऐसे करके। देखो एक अरेंजमेंट ये होती है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, इसको बोलते हैं पीरियड, और एक होती है ये वर्टिकल अरेंजमेंट जिनको बोलते हैं ग्रुप। भाई कहां से आए हो यार तुम, हैं? आ गया समझ में? चलो बहुत बढ़िया भाई, अगर आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, अगर तुमको समझ में आ जाती तो बहुत अच्छी बात होती। ठीक है, अब तुम्हारा उस्ताद जो है वो ग्रुप में तुम्हें अरेंजमेंट करना सिखाएगा, ग्रुप में। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इधर देखो, अगर मेरे पास ये क्वेश्चन आता, ठीक है, ये क्वेश्चन आता कि भैया इस बार एक मेरे पास फ्लोरीन नेगेटिव, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक मेरे पास क्लोरीन नेगेटिव, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है, एक मेरे पास Br माइनस, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ब्रोमीन है, और एक होता है F माइनस, सॉरी I माइनस, तो इसका मुझको ऑर्डर बताना होती। तो ध्यान दो बेटा, इधर तुम्हारा उस्ताद तुम्हें बिल्कुल क्लियर बात करती, ठीक है, कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में रखे हैं। हाँ, ये इधर युगांडा वाला हबीबी आता, ठीक है। एक बच्चा मेरे को कहता सर आप दुबई वाले हबीबी हो गए? नहीं बेटा, युगांडा वाले, ठीक है, हम युगांडा से आए थे। अब जल्दी से मेरे को बताओ, नहीं तो तुमको अभी उधर ही ले जाके किसी के साथ ऐसे के साथ शादी करवा देंगे, अगले 70 जन्म तक कोसोगे कि भैया किससे शादी करवा दी थी।
ठीक है, सेवनटीन ग्रुप में है, हमको पता है, ये बात एकदम प्रॉपर पता है हमको, 17 ग्रुप में है। आपको ध्यान रखना है, अगर इसमें कभी भी आपको यह चेक करना है कि न्यूक्लियोफाइल कैसे चेक करते हैं ग्रुप में, तो ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखते, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, हम देखते हैं साइज। और साइज का मतलब क्या होता है मुझे बताओ। न्यूक्लियोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन देने वाला, समझो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता होगा, बताइए भाई, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता होगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला, यस, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला। अब भाई एक बात बताओ, हम आप लोगों को यह समझना है कि भाई मेरे पास एक बिल्डिंग है और आपकी जो फेवरेट हीरोइन है ना, आपकी जो फेवरेट हीरोइन है वो यहां पर बैठी है और मैंने थोड़े पंख भी लगा दिए क्योंकि हो सकता है पापा की परी हो, ठीक है, पंख भी लगा दिए। अब इलेक्ट्रोफाइल का एक ऑर्बिटल होता है जिसके अंदर वो चाहती है कि कोई इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, मैं खाली हूं, मेरा दिल खाली है, बस मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है। हाँ, यहां पर साइज मैटर करेगा बेटा ग्रुप में, ठीक है। अब हुआ क्या, अब यहां पर इसके इस बिल्डिंग के पैरेलल अगर आप देखोगे ये एक रोड है, ठीक है। अब एक इंसान कह रहा है हीरोइन से, पुराने जमाने की बात है, फोन चलते नहीं थे, ठीक है, ये लपाटी इंसान कह रहा है, इसने क्या किया, अपने दिल की बात बोल नहीं पाया क्योंकि ऊपर तक आवाज नहीं जा रही थी, अपनी हीरोइन को ये आवाज पहुंचा नहीं पा रहा था। वो कह रहा, सुनती हो भाई साहब, ये लगी पड़ी है किसी और के चक्कर में, ठीक है, टिंग हवाई हवा में, क्योंकि इनका कुछ भरोसा होता नहीं है। अब भाई सुनो, तुम्हारी आवाज पहुंचने रही, तुमने क्या सोचा कि चलो एक काम करता हूं, एक कागज पे कुछ लिख देता हूं, पत्थर में लपेट के। तुमने पूरी ताकत से फेंकने की कोशिश करी अपने वो दिल की बात जो तुमने कागज में लिखी है, वो यहां तक, ओ तुम्हारे बस प्राण निकल गए, ऐसे करके बस खत्म। फिर तुम में से एक स्मार्ट आदमी आया, वो इससे थोड़ा स्मार्ट था, वो सोच रहा था कि यार मैं नीचे से नहीं, ठीक है, इधर हमारे पास एक ट्रक था, ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रक था, समझ लेना। वो बेचारा किसी तरीके से ट्रक पे चढ़ गया, वो किसी तरीके से ट्रक पे चढ़ गया और ट्रक पे चढ़ने के बाद अपने दिल की बात बोलना चाहता है उसको, ठीक है, और पत्थर फेंका, वो लगभग यहां पर चला गया, ठीक है। लेकिन इसको ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, इसको ज्यादा दिक्कत हुई। दूसरा आदमी और स्मार्ट था, ठीक है, वो क्या करता कि वो साइड वाली बिल्डिंग के पास चला गया, ठीक है, वो साइड वाली बिल्डिंग के पास चला गया, लिफ्ट से इस पर पहुंचा और पहुंचने के बाद अपने दिल की बात इसको कह दी, ठीक है भाई। अब आप मुझे बताइए, ये जो खत थे, खत मतलब लेटर थे, इसका आदान प्रदान कहां पर ज्यादा अच्छे से हो पाया, ठीक है, बोलिए, बोलो, कहां पर ज्यादा अच्छे से वो खत पहुंच पाया इसके पास, कौन अपने दिल की बात इस दिल में रख पाया जो यहां पर बनाई, गलत बना दिया मैंने, बताओ भाई, इस दिल में कौन अपने दिल की बात रख पाया। यह है ए, यह है बी और यह है सी, ए बी और सी, बिल्डिंग वाला बंदा, थर्ड वाला बंदा। ऐसे ही क्या होता है, अगर मैं किसी पॉइंट को सेंटर मान लूं और मुझे पता है कि फ्लोरीन का साइज छोटा है, अब फ्लोरीन का साइज छोटा होगा तो उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहां पर होंगे, तो ये फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है। इसी को सेंटर मानते हुए अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन थोड़ा और ऊपर होंगे, इसी को सेंटर मानते हुए क्लोरीन का साइज बड़ा है। फिर ब्रोमीन का साइज और बड़ा होगा, ठीक है, और आयोडीन का साइज तो और बड़ा होगा, क्योंकि देखो जितना आप नीचे जाओगे पीरियोडिक टेबल के, साइज बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर चीज के पीछे लॉजिक है। अब भाई ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन और ये आयोडीन और वो इलेक्ट्रोफाइल का दिल, तो बताओ कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा बेटा, बताओ फटाफट, कौन दे पाएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन।
आसानी से कौन दे पाएगा? आप कहोगे आयोडीन दे पाएगा सर, ठीक है। और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? बेटर न्यूक्लियोफाइल। क्या हो जाएगा? बेटर न्यूक्लियोफाइल। तो अगर मुझे न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर लिखना हो, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर लिखना हो, तो भाई और बहनों, आयोडीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट, देन Br माइनस, देन Cl माइनस एंड देन F माइनस। क्या आप लोगों को लॉजिक समझ में आया? अब ये बात याद रखोगे, यस और नो? क्या आप ये बात याद रखोगे बेटा, यस और नो? भाई बहुत बढ़िया। अब यहां पर कोई अंतर नहीं होना चाहिए नए बच्चों में पुराने बच्चों में, सब में जोश बराबर का होना चाहिए। बहुत बढ़िया भाई, क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अब बात करते हैं हम किसकी भाई? अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में, ठीक है। अब देखो भाई, इलेक्ट्रोफाइल जो शब्द है, इलेक्ट्रोफाइल्स जो शब्द है, ये बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन प्लस फाइल्स। यानी फाइल्स का मतलब होता है प्यार करने वाला, तो इसका मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन से प्रेम, इश्क, मोहब्बत। मैं मोहब्बत की स्पेलिंग आती नहीं है, मोहब्बत, ठीक है, आशिकी, करने वाला। ध्यान रखना है, सारे शब्द जोड़ दिए मैंने, सारे सिनोनिम जोड़ दिए, प्रेम, इश्क, मोहब्बत, आशिकी, प्यार, सब सब करने वाला, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लिविंग स्पीसीज। अब अगर मैं इसके नेचर की बात करूं, इलेक्ट्रॉन से प्यार कौन करेगा? अगर मैं इसके नटूरे की बात करूं बेटा, अबे नटूरे, हाँ, इसके अगर मैं नटूर की बात करूं बेटा, नटूरे की बात करूं, तो मुझे बताइए, इलेक्ट्रॉन से प्यार कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे या इलेक्ट्रॉन कम? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होगा या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगा? बोलिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा या इलेक्ट्रॉन, हाँ, लव रह गया बेटा, लव भी रह गया, प्यार भी रह गया। यस, आप कहोगे इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इसी स्पीसीज। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर? आप कहोगे सर ये तो इलेक्ट्रॉन को पाना चाहता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं सर ये तो। अब इसकी जब आइडेंटिफिकेशन करोगे तो बहुत ही सिंपल है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो रहा हो या फिर जिसके अंदर एम्प्टी ऑर्बिटल हो। एम्प्टी ऑर्बिटल का मतलब होता है खाली ऑर्बिटल का होना, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, देखो भाई, इलेक्ट्रॉन की कमी या फिर एम्प्टी ऑर्बिटल का होना, यानी ऑर्बिटल खाली है, कोई कमरा खाली है। अब आप समझो भाई, अब अगर होटल का कोई कमरा खाली होगा तो होटल वाला तो चाहेगा ना कोई यहां पर भी बुकिंग कर ले, है कि नहीं? तो भाई समझ जाओ। तो हुआ क्या हमारे पास, उदाहरण के लिए मैंने कहा क्लोरीन पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव, BH3, ठीक है, BH3, और भाई और H पॉजिटिव,
कोई भी पॉजिटिव वाला हो, ये सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही है। अब देखो, क्लोरीन के बाह्य शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर एक चला गया तो एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो एक ऑर्बिटल क्या होगा, खाली होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं? यस, AlCl3 भी बिल्कुल ऐसा ही है। अब यहां पर CH3 की बात करोगे, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 होते हैं, 3 बचे क्योंकि एक कलंक लग गया इसके मुंह पर, तो भाई इसके वैलेंस शेल में भी कितने हो गए, 6। BH3 की बात करोगे, इसके वैलेंस शेल में भी अब 6 है, एक ऑर्बिटल खाली है, H पॉजिटिव में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसमें भी बेटा क्या हो जाएगा, एक ऑर्बिटल खाली है। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये क्या हो गया बेटा हमारे पास, इलेक्ट्रोफाइल हो गए ये। अब इसमें से मैंने 2 तरह के इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ठीक है। एक होते हैं हमारे पास न्यूट्रल और एक तरफ होते हैं हमारे पास पोलर। तो मैंने A, B, C व D में से आपको यह बताना है कि पोलर इलेक्ट्रोफाइल कौन से होंगे और न्यूट्रल कौन से होंगे। जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। बताइए भाई। अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, सस्ता डॉन, टन 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 टन। हाँ बहुत बढ़िया भाई। A, B और D जो है ये हमारे पास पोलर इलेक्ट्रोफाइल, और C जो है ये हमारे पास न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। एकदम कमाल की बात आ गई, ये तो समझ में आ गया आपको। मुझे लग रहा था आप लीचड़ हो, गधे हो, तुम तो समझदार हो गए। बहुत बढ़िया। ठीक है, 1 मिनट दे दो भाई, पानी पीने दो, फिर आगे की कहानी सुनाएंगे हम आपको, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल के बारे में जान गए, न्यूक्लियोफाइल के बारे में जान गए। अरे ये तो बड़ा आसान है यार, कह रहे हो इलेक्ट्रोफाइल। यस, आगे देखो बेटा। देखो इधर आगे हमारे पास अब जो कहानी है वो हाइड्रोकार्बन या केमिस्ट्री से रिलेटेड है भाई। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या क्या कह रहा है, आई एम, शांत हो जाओ, शांत शांत हो, शांत हो, पढ़ लो अब चुपचाप। देखो यहां पे, देखो भाई ध्यान से देखना, यहां पर आपके पास क्या है। बेसिकली पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं थोड़ा दिमाग में बताता हूं तुम्हारे। अभी तक तुम्हें हर चीजें समझते होंगे कि हर चीज हमें पढ़नी पड़ रही है, रटनी पड़ रही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बहुत खास बात है, और जिसको अगर आप ध्यान से देखना शुरू कर दो ना, ध्यान से देखना शुरू कर दो, तो भाई साहब उसकी रगों में हर एक चीज समझ में आ जाती है उसको। क्या है जरा देखो, सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं। जीओसी तो देखो पढ़नी है, बिना जीओसी के केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अधूरी है। हाइड्रोकार्बन, उसके बाद इसके डेरिवेटिव जैसे एल्काइल हैलाइड वगैरह ये सब हो गया। फिर हमारे पास एल्कोहल, फिनोल करके चैप्टर आता है। फिर इसके बाद एल्डिहाइड कीटोन करके चैप्टर आता है। एल्डिहाइड कीटोन करके चैप्टर आता है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव आते हैं। बेटा एक बात बताओ, ईमानदारी से फील करना है, आप दिमाग की बात है ये। क्या वास्तव में आप लोगों का 11वीं क्लास का और 12वीं क्लास का जो पाठ्यक्रम है, जो अरेंजमेंट ऑफ चैप्टर है, क्या वो यही है या कुछ अलग है? बोलो बोलो।
क्या अरेंजमेंट यही है या कुछ अलग है? दिमाग लगा लो, नहीं तो मुक्का मारूंगा अब। यही अरेंजमेंट है, अलग अलग? आप कहोगे सर सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं जीओसी के बाद, फिर हम एल्काइल हैलाइड पढ़ते हैं क्योंकि वो एल्केन का ही पार्ट है, ठीक है, हेलो एल्केन, फिर हम एल्कोहल फिनोल, फिर हम एल्डिहाइड कीटोन, और फिर हम कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह पढ़ते हैं। क्लियर हुई है बात? ठीक है, क्लियर हुई है बात। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा बेटा, ध्यान से समझना मेरी बात, क्योंकि आज के बाद तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप समझ में आने लगेगी, ठीक है? जब हम कभी भी इधर के कंपाउंड से, जैसे मान लो मुझे हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन भी क्या होते हैं मैं आपको बताऊं, एल्केन, पहले आप एल्केन पढ़ते हो, फिर आप एल्कीन पढ़ते हो, और फिर आप एल्काइन पढ़ते हो, याद होगा आपको, एल्काइन पढ़ते हो, ठीक है? अगर आप इनसे एल्कोहल बनाना चाहते हो या एल्कोहल से आप एल्डिहाइड कीटोन बनाना चाहते हो, कुछ भी, तो आपको ध्यान रखना है हमेशा ही ऑक्सीडेशन करना होगा। क्या करना होगा? ऑक्सीडेशन करना होगा। अगर एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना चाहते हो तो भी आपको ऑक्सीडेशन ही करना होगा। आप एल्डिहाइड कीटोन से एसिड बनाना चाहते हो तो भी आपको ऑक्सीडेशन ही करना होगा। ऑक्सीडेशन ही करना है, यह तरीका अरेंजमेंट है पहले से ही। लेकिन अगर आप एसिड से एल्डिहाइड कीटोन बनाना चाहते हो तो आपको रिडक्शन करना पड़ेगा। एल्डिहाइड कीटोन से आप अल्कोहल बनाना चाहते हो तो आपको रिडक्शन करना पड़ेगा। अल्कोहल से आप कोई भी हाइड्रोकार्बन बनाना चाहते हो तो आपको रिडक्शन करना पड़ेगा। आप एल्काइन से एल्कीन बनाना चाहते हो तो भी रिडक्शन करना पड़ेगा। एल्कीन से एल्केन बनाना चाहते हो तो भी रिडक्शन करना पड़ेगा। आप एल्कोहल से डायरेक्ट एल्केन बनाना चाहते हो तो भी रिडक्शन करना पड़ेगा। आप एल्डिहाइड कीटोन से डायरेक्ट एल्केन बनाना चाहते हो तो भी आपको रिडक्शन ही करना पड़ेगा। यानी हर एक राइट वाली चीज को अगर आपको लेफ्ट वाली चीज में कन्वर्ट करना है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो भाई साहब आपको रिडक्शन ही करना पड़ेगा। यस, हाँ, ये लिखना है भाई, नए बच्चों के लिए सब कुछ लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, ये लॉजिक है। यहां पर अब ऐसा नहीं होगा कि भाई ये वाली केमिस्ट्री आप नोट कर लो, ये वाली रिएक्शन आप नोट कर लो। नहीं, तुम्हारे अंदर से आएगी फीलिंग कि नोट नहीं करना सर, ये तो हमें आता है, देखो अंदर से निकल के आया। यस, नोट करो बेटा एक बार। अभी आप डीपीपी वगैरह के बारे में मत सोचो, मैं आपको सिंपल बात बता रहा हूं, डीपीपी के बारे में मत सोचो, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दो। जब आपको अल्काइल हैलाइड यानी मंडे कल है ना, कल आपकी क्लास स्टार्ट होगी और फिर तुम्हें पता लगेगा किसको क्या कहते हैं, ठीक है? अभी तो मैं कल की क्लास से पहले 11वीं क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हारे दिमाग में सेट रह जाएं, बस ये पढ़ लो भाई। ये भी पढ़ लिए, जो कहते हैं ना मेरी 11वीं बर्बाद हो गई सर, 11वीं बर्बाद है मेरी, यहां से भी स्टार्ट कर दिया तो नीट निकलेगा, गारंटेड। लैगिंग हुई थी एक बार। देखो भाई, देखो आगे। अब हमारे पास जिनका बैकलॉग या जिनको दिक्कत थी हाइड्रोकार्बन में, तो बेसिकली अब हाइड्रोकार्बन की बात कर लेते हैं, ठीक है? हाइड्रोकार्बन यहां से पढ़ाना शुरू कर रहा हूं मैं केमिकल रिएक्शन के बारे में, हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन बेसिकली हमारे पास कितने प्रकार के होंगे बेटा? 2 प्रकार के, ठीक है? ठीक है, क्या होंगे वो? ध्यान रखना है। एक होगा एल्केन, सबसे पहले हम एल्केन पढ़ेंगे जिनका जनरल फॉर्मूला बराबर होगा CnH2n+2, और दूसरा होगा हमारे पास एल्कीन जो अनसैचुरेटेड के अंदर आती है, और इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला
वो होगा CnH2n, और एक होगी हमारे पास एल्काइंस जिनका जनरल फॉर्मूला होगा बेटा CnH2n-2। ठीक है, इसको नोट करिए भाई, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड के अंदर सिर्फ ये आती है भाई, सैचुरेटेड के अंदर ये आती है, वो दोनों अनसैचुरेटेड के अंदर आती हैं। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एल्केन की बात शुरू करते हैं। एल्केन, देखो अगर मैं एल्केन की बात करूं तो एल्केन के आपको 3 पार्ट पढ़ने हैं। ठीक है, जो ध्यान से, पहला पार्ट पढ़ना है प्रिपरेशन, दूसरा पार्ट पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टी, और तीसरा पार्ट पढ़ना है आपको केमिकल प्रॉपर्टी। इन सब में सारी रिएक्शन आ जाएगी एल्केन में। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है भाई, छोटी सी बात, अगर ये आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बोलिए। हां, रिएक्शन वगैरह सब आएगा, सब आएगा, सब हो रहा है कवर। यस, आगे भाई देखो, सबसे पहला टॉपिक होगा प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। और बेटा जो नए बच्चे हैं ना, ध्यान से मेरी बातों को सुनना और पॉइंटों को ध्यान में रखना। देखो कैसे कैसे आंसर आएंगे। देखो भाई, पहला होगा हमारे पास फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है भाई, यानी किससे? एल्कीन से या एल्काइन से। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए कोई भी RCH डबल बॉन्ड CH, ये R, ये एल्कीन है। आप लोग क्या करोगे, हमेशा यहां पर आपको बनाना है RCH2 CH2R। अब मुझे बताओ बेटा, एल्कीन से अगर मुझे एल्केन बनाना है, एल्कीन से अगर मुझे एल्केन बनाना है तो मुझे रिडक्शन करना चाहिए या ऑक्सीडेशन? मुझे रिडक्शन करना चाहिए या ऑक्सीडेशन? अब लॉजिकली समझना है बेटा, कोई बात नहीं, 11वीं खराब हो गई, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। यस, रिडक्शन करना चाहिए। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आपने हाइड्रोजन ऐड कर दिए, तो आपको ध्यान रखना है भाई, यहां पर हम पहले क्या सोच रहे हैं करके इस चीज को फील करना है। एकदम सही जवाब, रिडक्शन। आपको ध्यान रखना है, यहां पर हम कैटलिस्ट लेते थे, कैटलिस्ट। किसी बच्चे को याद है कैटलिस्ट कौन से होते थे? वो या तो निकल होता था, या मेरे पास पैलेडियम होता था, या फिर प्लेटिनम होता था। और हम लोग कैसे करते थे इस रिएक्शन को कि भाई देखो, यहां पर पाई बॉन्ड है और यहां पर सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है। अब जब पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है बेटा? पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है? आप कहोगे सिग्मा बॉन्ड। तो भाई सिग्मा बॉन्ड हमारे पास कहां हो गए? यहां पर हो गए। तो अगर दोनों की तरफ देखा जाए, ये हमारे पास क्या है? अनस्टेबल। और ये क्या हो जाएगा? ज्यादा स्टेबल। आप मुझे बताइए, अनस्टेबल चीज क्या होती है? ज्यादा रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव। और ये क्या हो जाएगी बेटा? लेस रिएक्टिव। अब आप मुझे एक बात बताओ बेटा, जब आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी भर जाती है, ठीक है, आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी भर जाती है, तो आपके अंदर जो एनर्जी लेवल है ना, वो बढ़ जाता है एकदम। तुम्हें चाहता है कि यार कुछ करना है, कुछ करना है, ठीक है, चलो यार अब मैं क्रिकेट खेलने चला जाता हूं, चलो यार फुटबॉल खेलना चला जाता हूं, है ना। जब भी आपके अंदर एनर्जी ज्यादा होगी ना, आप एकदम फुर्तीले, आपका मन करेगा कि भाई कुछ करना है, आप कुछ क्रिकेट खेल के आते हैं, ठीक है।
तो जब भी आपके अंदर एनर्जी ज्यादा होती है तो आप अनस्टेबल होते हो। क्या होते हो? अनस्टेबल। और आप चाहते हो रिएक्शन करना। आप होते हो अनस्टेबल, आप क्या चाहते हो? रिएक्शन करना, रिएक्टिव होते हो आप। अब भाई जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो उसके बाद रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब क्या हो गया कि भाई आप लोगों ने फुटबॉल खेल लिया 1-2 घंटा, आपने क्रिकेट खेल लिया 1-2 घंटा, उसके बाद तुम्हारी एनर्जी लो। जब एनर्जी लो होगी तो तुम बताओ घर पे जाके क्या करोगे? आराम से लेट जाओगे, बेड पे सो रहे भाई, थक गए यार आज तो भाई बहुत काम कर लिया। ठीक है? यस बेटा, सब कुछ नहीं बताना है, पुराने बच्चों की तो आत्मा में आ गया पूरा सब कुछ, है ना? वो तो ये भी बताएंगे रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, कैटलिस्ट है, एड्सॉर्प्शन होगा, ये होगा वो होगा, है ना? तुम्हें नहीं, सो जाओगे आप। तो दुनिया में हर अनस्टेबल चीज क्या चाहती है? दुनिया में हर अनस्टेबल चीज क्या चाहती है? अपने आप को स्टेबल करना, अपनी एनर्जी को लॉस करना, ताकि मैं स्टेबल हो सकूं। ठीक है? तो बेटा देखो, ये अनस्टेबल है, ये चाहते हैं कि भाई मेरा पाई बॉन्ड कोई तोड़ दे, और मेरा कोई पाई बॉन्ड तोड़ दे तो वो सिग्मा बॉन्ड बना ले। तो होगा पता क्या? इनका पाई बॉन्ड टूटेगा ऐसे, और हाइड्रोजन ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़ जाएगा। तो इसी तरीके से जहां पर एक हाइड्रोजन था वहां पर क्या हो गया बेटा? 2 हाइड्रोजन। क्या हो गया वहां पर? 2 हाइड्रोजन। ये किस किस को समझ में आ गई बात? किस किस को ये बात समझ में आ गई बेटा? यस, वेयर वी आर एंग्री वी आर अनस्टेबल। आ गई आ गई। अच्छा अच्छा, ये जो हमने निकल प्लेटिनम पैलेडियम लिया है, इनका काम क्या है? कोई बता सकता है कि क्यों कैटलिस्ट लिए हमने? देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, मैं आपको मतलब डिटेल में नहीं, मैं आपको काम चला के आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं। हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, ये वननेस ओवरलैपिंग की वजह से बन रहा है। आप बहुत छोटी सी बात बताना जो मैं आपको पूछूंगा। कैटलिस्ट क्यों लिया ये सब कुछ समझ में आएगा आपको, कैटलिस्ट क्यों लिया आपको सब समझ में आएगा। आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ बेटा, बॉन्ड जितना ज्यादा छोटा होता है वो बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या उतना ज्यादा वीक होगा? बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा छोटी होगी, बॉन्ड जितना छोटा होगा, बताइए, बॉन्ड जितना ज्यादा छोटा होगा बॉन्ड की मजबूती उतनी अधिक होगी या कम होगी? आप कहोगे सर वनएस मतलब इससे छोटा ऑर्बिटल तो होता ही नहीं है इस दुनिया में, इस दुनिया में इससे छोटा ऑर्बिटल होता ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग है बॉन्ड। अच्छा भाई, तो भाई अब इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को हमें तोड़ना है, तभी अगर ये टूटेगा तभी तो वहां पर जाके जुड़ेगा, अगर ये टूटेगा तभी तो वहां पर जाके जुड़ेगा भाई उस एल्कीन के साथ। आप कह रहे हो सर बात तो सही कह रहे हो, जुड़ेगा तो तभी जब यहां से टूटेगा। अब तोड़ने के लिए हम दिमाग लगा रहे हैं, हमने ये भी नहीं लिया निकल प्लेटिनम कैटलिस्ट, हमें पता है कि ये अनस्टेबल है, इसका मतलब इसकी एनर्जी क्या हो गई? मोर एनर्जी। और वो स्टेबल है, लेस एनर्जी। लेस एनर्जी। आपको एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पता होगा, एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बट इट कैन ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जब रिएक्शन होने से पहले बहुत ज्यादा एनर्जी थी, तो बेटा जी रिएक्शन होने के बाद एनर्जी जो बची है वो कम है, यानी जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो क्या हो गई होगी बेटा? रिलीज हो गई होगी। यानी रिएक्शन के साथ प्रोडक्ट तो बना ही हुआ, लेकिन एनर्जी भी क्या हो गई बेटा? रिलीज हुई होगी, एनर्जी भी क्या हो गई? रिलीज हो गई होगी। तो भाई ये जो रिएक्शन है, आपको बताना है नेचर ऑफ दिस रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? प्लीज
दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक? बताइए भाई फटाफट। एक्सोथर्मिक। ठीक है, आप लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री में एक बात पढ़ी होगी कि भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन ले चैटलर प्रिंसिपल पढ़ा होगा ना आपने, ली चैटलर प्रिंसिपल पढ़ा होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर पे ज्यादा अच्छे से होती है या हाई टेम्परेचर पे? बताना एक बार। एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रेफर लो टेम्परेचर, ये बात ध्यान रखनी है, थर्मोडायनेमिक्स की बात अगर आपने थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री ढंग से पढ़ा होगा तो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रेफर लो टेम्परेचर, इनको लो टेम्परेचर चाहिए भाई, लो टेम्परेचर चाहिए। अब एक बात बताओ, हमें बॉन्ड तोड़ना है, दुनिया का सबसे मजबूत बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बनने वाला बॉन्ड, 1s यानी सबसे छोटा बॉन्ड, और टेम्परेचर भी लो चाहिए। तो भाई ये दोनों बात अपोजिट हो गई। अगर हम टेम्परेचर लो लेंगे तो ये बॉन्ड कैसे टूटेगा? अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन आगे चलेगी नहीं उतनी ज्यादा। तो हमने क्या काम करा कि भाई ये टेम्परेचर बढ़ाने वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं है। हुआ क्या कि हमने यहां पर निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम ये ले लिया। आप लोगों ने मान लेते हैं कि निकल नहीं देखा होगा, निकल वैसे देखा होगा आपने देखा होगा जो बुलेट होती है, मतलब बाइक, उनके जो वो चमकने वाला जो वो होता है ना इंजन होता है, वो निकल धातु का ही होता है, निकल साइन का ही होता है। और प्लेटिनम में आपने देखा होगा कि जब कोई बॉयफ्रेंड या मान लो किसी की शादी हो रही होती है तो वो जब अंगूठियां पहनाते हैं तो प्लेटिनम की अंगूठी का जो है आजकल रिवाज चल रहा है। तो ये आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम ठोस है, लिक्विड है, गैस है, कैसे है बताना बेटा एक बार। भाई प्लीज देखो, काम की बात पे नहीं, जिसको भागना है अभी भाग जाओ, जब पढ़ा रहा हूं सारे यहीं रुको। यस, ठोस है, सॉलिड है। अब मुझे बताओ, लो टेम्परेचर पे कभी आप लोगों ने गर्मियों में एक गिलास के अंदर चिल्ड वाटर डाला होगा, जैसे मान लो ये गिलास है, पर ये तो देखो कागज का गिलास है, इसीलिए मैं इसमें तो नहीं दिखा सकता, पर चलो मैं कह लेता हूं कि भाई चिल्ड वाटर होगा इसके अंदर। अगर ये कांच का गिलास है या भाई स्टील का गिलास है, जैसे ही चिल्ड वाटर डालोगे आप तो आपको दिखेगा कि इसके बाहर की चारों तरफ दीवार पे वाटर की ड्रॉप्स चिपक जाएंगी, वाटर की ड्रॉप्स चिपक जाएंगी। तो ध्यान रखना है बेटा, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं एडसॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एडसॉर्प्शन। और एडसॉर्प्शन में क्या होता है? एडसॉर्प्शन में गैस के पार्टिकल लगातार इधर उधर घूमते रहते हैं, या वाटर के पार्टिकल इधर उधर घूमते रहेंगे, और जैसे ही उनको ठंडा सरफेस मिलेगा तो वो सोचेंगे भैया बहुत भाग गए, चलो बैठ जाते, थोड़े सस्ता लेते हैं। ठीक है, एडसॉर्प्शन। अब आप मुझे एक बात बताओ, छोटी सी बात, अब मैं डिटेल में आ ही गया हूं तो चलो, मैं सोच रहा था कि 12वीं का कंटेंट ही आपको डिटेल में पढ़ाऊं। ठीक है, आप मुझे बताओ, अगर मेरे पास कोई निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम नाम की कोई भी धातु होती है, कोई भी मेटल होती है, और गैस के पार्टिकल है ऐसे जो चारों तरफ इसके बह रहे होंगे, ठीक है, इसके कांटेक्ट में आएंगे, तो हुआ क्या कि हाइड्रोजन गैस के कुछ पार्टिकल जो है, इस हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल जो है इस मेटल के सरफेस पे आए, तो भाई इनके बीच में जब ये इस पर चिपकेंगे, चिपकने का मतलब क्या हुआ? अट्रैक्शन या रिपल्शन? बताओ भाई। बोलो भाई बोलो। जब ये दोनों इस पर चिपक रहे होंगे तो चिपकने को अट्रैक्शन बोलेंगे या रिपल्शन? अट्रैक्शन। और जहां पर अट्रैक्शन लगता है, अगर आप किसी को देखकर अट्रैक्ट हो रहे हो तो आप गुस्सा करते हो, आप गुस्से में आ जाते हो या प्यार में आ जाते हो? बताओ जल्दी से। जब आपको कोई चीज अच्छी लगने लगती है तो उससे आप अट्रैक्ट होते हो, तो आपका गुस्सा दूर हो जाता है, आप शांत हो जाते हो। ठीक है, गुस्सा आने का मतलब क्या है? अरे ये हट जा भाई, मेरे सामने से हटा दे इसको,
दूर हो जा बस, हाँ। लेकिन शांत होने का मतलब क्या है? ओ भाई थोड़ी देर और, चल रहे रुक जा, बाद में रुक जा तू, है ना, हाँ थोड़ी देर और। तो भाई अट्रैक्शन जहां जहां पर लगता है वहां पर इंसान या कोई भी नेचर में कोई भी चीज हो वो शांत होना जाती है, उसकी एनर्जी कम हो जाती है। अब होगा क्या, जब ये अट्रैक्शन हो रहा होगा, जब ये एड्सॉर्प्शन हो रहा होगा, तो यहां पर धीरे 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 करके एनर्जी क्या हो रही होगी? लॉस, एनर्जी लॉस हो रही होगी। इधर भी क्या हो रहा होगा बेटा? एनर्जी लॉस। और ये जो एनर्जी लॉस हुई है यही हेल्प करती है इस बॉन्ड को ब्रेक करने में। यही क्या हेल्प करेगी बेटा? इस बॉन्ड को ब्रेक करने में। यानी जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड था हाइड्रोजन के बीच में, वो टूट नहीं रहा था। अगर उसके टूटने के लिए हम ज्यादा टेम्परेचर करते तो हमारे पास कंडीशन ये थी कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हाई टेम्परेचर पे हो नहीं पाएगी, लो टेम्परेचर पे टूटेगा कैसे? तो हमने निकल प्लेटिनम पैलेडियम जो लिए वो क्या लिए? कैटलिस्ट लिए। और जितना ज्यादा कैटलिस्ट होगा उतना ज्यादा गैस एड्सॉर्ब होगी, उतनी जल्दी जल्दी ये बॉन्ड टूटेगा और उतनी जल्दी जल्दी इस पर लगेगा। अब जितनी जल्दी जल्दी ये लगेगा इस पर उतनी जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनेगा। यानी ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी? ओवरऑल रिएक्शन का जो रेट होगा वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। यस, बिल्कुल सही बात कहा बेटा आपने। नूर, क्या नाम है? नूर नूब। ऐसे ही बेटा जीवन में यही चलता है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं कि हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ा करेंगे, ठीक है। भाई देखो, एक छोटी सी मैं बात, एक सच्चाई बताऊंगा, एक कड़वी सच्चाई। पता है क्या है? अगर कोई चीज, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको 11वीं का याद दिलवाने की, या जिनको नहीं पता है उनको समझने की। अगर आपको फिर भी ये लगे ना कि सर दिक्कत आ रही है, ये समझ नहीं आ रहा है, तो बेटा एक बार अपनी शक्ल प्लीज खड़े होना और शीशे में जाके जरूर देख के आना प्लीज। सच्ची, मैं कड़वी बात भी बोलूंगा क्योंकि मेरी गलती नहीं है भाई। मैं तो पूरा प्रयास कर रहा हूं आपको 11वीं का याद दिलवाने का, 11वीं का दोबारा से पढ़ाने का। मैं तो एक्स्ट्रा क्लास भी लूंगा आपकी, है कि नहीं? मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी तरफ से 100 छोड़ 200% कुर्बान हूं तुम्हारे लिए। पर तुम्हें भी तो बेटा करना पड़ेगा ना कि अगर कोई चीज पहले बार में समझ में नहीं आ रही है तो उसके लिए तुम्हें टाइम दो, धीरे धीरे आएगी, ठीक है। और बाकी मैं तुझे बताया ही है, अगर फिर भी दिक्कत है बेटा तो तू इतना बड़ा शाहरुख खान भी नहीं है। जाके शीशे में देख और पता लग जाएगा तूने क्या गवाया है। पूरा साल तूने बर्बाद किया पिछला। लेकिन फिर भी पीडब्ल्यू के चाहे कोई भी टीचर हो, मैं हूं या कोई भी हो, सब लोग ये चाहते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो। अब उसके लिए हमें साम दान जो भी है, दंड भेद जो भी लगाने पड़े, ठीक है, वो कोशिश हम कर रहे हैं। तो आपको भी एक इनपुट डालना पड़ेगा अपने लिए। हम तो डाल ही रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें भी तो अपने लिए खड़ा होना है। और डेली कह रहा हूं मैं कि डेली पढ़ाऊंगा, छुट्टी नहीं लूंगा अगले 2 महीने तक, और बता दूं। लेकिन साथ में तुम्हें भी करना पड़ेगा। कुछ ऐसा मशीन नहीं है भाई कि सेट कर दिया और बस तुरंत बकना शुरू कर दिया। चलिए अब मुझे बताइए भाई, ये थी फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। रिएक्शन मुझे बताओ सिंपली, फिंगर टिप पे आनी चाहिए। अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाएंगे तो रिडक्शन करना होगा या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन करना होगा या ऑक्सीडेशन? कैट रूल भी समझाऊंगा बेटा, कैट रूल भी समझाऊंगा, टेंशन ना लो। बोलो। रिडक्शन करना होगा, ठीक है। रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। अब मुझे बताओ, ये रिएक्शन तो एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, लेकिन क्या आप लोगों को यह बात फील हो गई सच में? दिल से बताना, दिल से, अंदर से, कि सर सच कह रहे हैं कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। फील हुई कि नहीं हुई? कि भाई पहले अगर ये अनरिएक्टिव है, मतलब सॉरी, अगर ये अनस्टेबल है तो ज्यादा रिएक्टिव होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा तो उसको चुल होगी रिएक्शन करने की, ठीक है, ठीक है, रिएक्शन करने की फुल, यानी फुल एनर्जेटिक है ये, फुल एनर्जेटिक। अब इसने रिएक्शन कर ली हाइड्रोजन के साथ, इसने शादी कर ली, खत्म एनर्जी भाई। शादी करने के बाद तो वैसे खत्म, ठीक है। अब ऐसे
हाँ, अब एनर्जी क्या हो गई? लॉस। एनर्जी क्या हो गई? लॉस। अब एनर्जी लॉस, इसका मतलब क्या हो गया? एनर्जी लॉस मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है भाई साहब, खत्म। ठीक है, अब भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हमें याद आया यार, ये हाइड्रोजन तो अनरिएक्टिव होता है, आसानी से रिएक्ट नहीं करता। ये आसानी से रिएक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि अकेला यही तो है जिसके अंदर सबसे छोटा बॉन्ड है, और बॉन्ड जितना छोटा होगा उतना मजबूत होगा भाई। बॉन्ड जितना छोटा होगा उतना मजबूत होगा। अब हम चाहते हैं कि रिएक्शन का रेट तो तब बढ़ेगा जब ये बॉन्ड टूटेगा। रिएक्शन का रेट तो तब बढ़ेगा जब ये बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि जितनी जल्दी हाइड्रोजन 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 कनेक्ट होंगे उतनी जल्दी क्या हो जाएंगे हमारे पास, उतनी जल्दी क्या हो जाएंगे भाई, इसके साथ जुड़ेंगे, रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। अब भाई रिएक्शन एक्सोथर्मिक टेम्परेचर बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि ले चार्टले प्रिंसिपल कहता नहीं एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर पे होगी, हाई पे नहीं होगी। आप कह रहे सर बात तो सही कह रहे हो, बात तो सही कह रहे हो। फिर हमने क्या करा? हमने कैटेलिस्ट लिए, या तो निकल या प्लेटिनम या पैलेडियम। अब ध्यान रखना है, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में परमानेंट बात है, परमानेंट पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, अगर कहीं गैस और कोई कैटलिस्ट दिख जाए तो समझ जाना वहां पर एड्सॉर्प्शन होगा। एड्सॉर्प्शन क्या होता है? सॉलिड के या लिक्विड के सरफेस पर गैस का चिपक जाना। अब जैसे ही यहां पर गैस चिपकी, हाइड्रोजन चिपक गई इसके ऊपर, तो भाई यहां पर चिपकने का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, गले लगा दिया तो अट्रैक्ट। अब दिल को बड़ी शांति हो रही है, ठीक है, अब दिल को बड़ी शांति हो रही है, बेचारे बिछड़े हुए थे, मन नहीं कर रहा अब हटने का अलग। तो भाई अट्रैक्शन में ऐसा ही होता है, एनर्जी रिलीज हो गई। अब ये एनर्जी जो रिलीज हुई, क्योंकि देखो एनर्जी कहीं ना कहीं तो खर्च होगी, जो रिलीज हुई वो काम करेगी इस बॉन्ड को तोड़ने में, और जब ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, तो भाई जल्दी जल्दी से इस पर लगने लगेगा, ये बनने लगेगा। किस किस को ये बात समझ में आ गई बताइए भाई? बोलो फटाफट। हाँ, दिल गार्डन गार्डन हो गया है ना, बिल्कुल सही बात है। अरे मैं भूल गया था यार, मैं जिसको मैं इमेजिन कर रहा था, मैं भूल गया था, मेरे को समझ ही नहीं आया कि मैं क्लास में हूं। ठीक है। एकदम कर गए, कोई बात नहीं, अरे 11वीं तेरी जैसी भी हो, तू टेंशन क्यों ले रहा है, हम हैं यहां। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम क्या होता है बेटा? रिएक्शन का नेम, ये नेम रिएक्शन है एक, वो होता है सेबेथियर। अब मुझे ये मत कह देना भाई सेबेथियर सैंडरसन याद करवा दो। अब भाई नाम जैसा भी था, क्या था इसका नाम, ये सेंडर पेंडर जो भी था, ठीक है, ये तो उसकी मम्मी ने रखा है यार, इसमें मेरी गलती नहीं है। तो इस रिएक्शन को हम सेबेथियर सैंडरसन रिएक्शन कहते हैं, याद करनी है ये बात। और या इस रिएक्शन को हम हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, या हाइड्रोजिनेशन और हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यस। अब फटाफट आप लोग क्या करोगे, मैं 4 रिएक्शन दूंगा, ठीक है। हाँ, वो रेनी निकल वाला है बेटा, मैं वो पुराने वालों, थोड़े चुप भी हो जाओ। रेनी निकल पाउडर लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। हाँ हाँ। नहीं, तीनों में एक ही है। अब देखो भाई, ये नोट करना हो कर लो। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, छोटी सी बात ध्यान रखना है भाई, ये रिएक्शन करके देनी है आपको। पहली रिएक्शन है CH2
डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन। यहां पर इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, निकल हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है। क्या बनेगा बताना है। दूसरा होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस के X हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल खर्च होंगे बताना है। निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, ऐसे दोनों रिएक्शन बताओ भाई क्या बनेगा। बिल्कुल सही जवाब। यहां पर अगर हमारे पास एक पाई बॉन्ड होगा तो भाई एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा CH3 CH3। इसके अंदर क्या हो गए भाई, दो पाई बॉन्ड है तो दोनों टूटेंगे, एक ऊपर एक नीचे, एक हाइड्रोजन इधर जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर, तो भाई यहां पर 2 हाइड्रोजन कर देना और यहां पर भी क्या बन जाएगा, इथेन। अब अगर मैंने इस रिएक्शन के रेट को मैंने कहा R1 और ये रिएक्शन को कहा मैंने R2, तो बताइए भाई कौन सी ज्यादा तेज होगी, कौन रिएक्शन फास्ट करेगा। एल्कीन और एल्काइन में कौन ज्यादा रिएक्शन फास्ट करेगा, एल्कीन और एल्काइन में कौन, किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। एल्कीन और एल्काइन में किसका रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। यस, आधे बच्चों को यह लग रहा है सर यहां पर एक पाई बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड टूटने में कम टाइम लगेगा और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो इथेन बन जाएगा। तो हमारी जनता कह रही है कि सर R1 का ज्यादा होगा R2 से, सॉरी R1 ज्यादा होगा R2 से। अब मेरे नालायक बाशिंदों, चाहे पुराने वाले बच्चे ही क्यों ना हो, जहरीले कमीने इंसानों, ये गलत है। लीचड़ो, तुम्हें मैंने लास्ट ईयर क्या बताया था और जो पुराने वाले उनको बता रहा हूं, ये नहीं देखते किसके अंदर कितने पाई बॉन्ड हैं, हमें देखना है कौन जल्दी अट्रैक्ट हुआ हाइड्रोजन के लिए। भाई ये भी पाई इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी पाई इलेक्ट्रॉन, तो देखा जाए तो ये भी तो न्यूक्लियोफाइल हुआ कि नहीं हुआ, ये भी न्यूक्लियोफाइल और ये भी न्यूक्लियोफाइल। जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो न्यूक्लियोफाइल है। अब मुझे बताइए भाई फटाफट, किसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, किसके पास पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी, किसके पास पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे। आप कहोगे सेकंड के पास। अब एक ऐसा है जिसके पास कुछ ही है और एक ऐसा है जिसकी दुकान में बहुत कुछ है कि नहीं, तो तुम किसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, भाई ये ठीक है, यहां पर सब मिल जाता है इस दुकान में, है ना, जो आप खरीदना चाहो वो मिल जाएगा तुम्हें, बस तो इसीलिए आप वहां पर भाग के जाओगे उस दुकान में जहां पर सब मिल रहा होगा। इसीलिए ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है बेटा, ये बात ठीक है। एल्काइंस more reactive alkene toward electrophile, toward electrophile, ठीक है, toward electrophile, बिल्कुल बढ़िया बेटा। हाँ बेटा, यू आर इनोसेंट। जिसके पास ज्यादा देखो समझो मेरी बात समझो बेटा खुद। कोई है और मैं हूं, ठीक है, एक बहुत नॉर्मल है, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल है, मुझे अट्रैक्ट मतलब मैं अट्रैक्ट नहीं हो पाया, और एक बहुत खूबसूरत कोई मतलब कुछ जैसा भी हो, तो मुझे बताओ कि एकदम मुझे पहली नजर में कौन ज्यादा पसंद आएगी एकदम,
एक सिर्फ खूबसूरत है और एक खूबसूरत संस्कारी, सब कुछ है एकदम बढ़िया। तो भाई मुझे तो जिसमें संस्कार भी होंगे, खूबसूरत भी होगी, ज्यादा, हाँ तो ज्यादा वही मुझे पसंद आएगी। तो मुझे शादी करनी है भाई, शादी का टाइम हो गया है, शादी की उम्र आ गई है, तो एक काम कर लेते हैं भाई, जो ज्यादा सही लग रही है भाई ठीक है, और ज्यादा संस्कारी है ठीक है भाई, इनके साथ शादी कर लेते हैं हम। हाँ तो भाई मेरी रिएक्शन तो इधर तेज होगी, इधर तो स्लो है। तो ऐसे ही आपको यहां देखना है कि रिएक्शन करने के लिए हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन इसके पास एक पाई इलेक्ट्रॉन, इसके पास दो पाई इलेक्ट्रॉन। इसके पास ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हुआ। और न्यूक्लियोफाइल अगर स्ट्रॉन्ग है तो रिएक्शन भी तेज करेगा, अट्रैक्शन ज्यादा दिखाएगा इलेक्ट्रोफाइल को। इलेक्ट्रोफाइल को कहेगा आ मुझे देख, मुझसे शादी कर, ठीक है, यस। तो भाई साहब इसीलिए तेज रिएक्शन करता है, ठीक है। इसीलिए तेज रिएक्शन करता है, ये बात समझ में आ गई। अब भाई देखो, अब जो मंडे की क्लास होगी, उस मंडे की क्लास में आपको सब समझ में आएगा, बस आपको मेरा साथ देना है, मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। और आपको याद बता रहा हूं मैं, 7:45 तक 12वीं का पढ़ाया जाएगा, और 15 मिनट यहां से आगे का पार्ट हाइड्रोकार्बन का रिवाइज करवाया जाएगा, ठीक है। और अब हाइड्रोकार्बन में कोई शॉर्टकट, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, पूरा डिटेल में ही आपको बताया जाएगा। तो भाई रेडी हो कल की क्लास के लिए कि नहीं? हेलो हेलो देवताओं, रेडी हो कि नहीं? मैंने इतना तो आपको बता दिया है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इनके बीच में रिएक्शन करनी होती है। उधर से इधर का कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो भाई रिडक्शन करना पड़ता है, इधर से उधर का कोई भी प्रोडक्ट बनाना पड़ता है तो ऑक्सीडेशन करना पड़ता है। कार्बन की डिग्री क्या है, हाइड्रोजन की डिग्री क्या है, हाइब्रिडेशन क्या होती है, ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होती है, पोजीशन आइसोमर क्या होते हैं, और भाई फंक्शनल आइसोमर क्या होते हैं, चेन आइसोमर क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, सारी चीजें मैं आपको करवा चुका हूं बेटा। जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी, और ढेर ऐसे ही जहां जहां पर मुझे लगेगा 11वीं का पार्ट आपको रिवाइज कराना है, कंटिन्यू कराना है, तो सैटरडे संडे में मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास रखा करूंगा। लेकिन किस लिए? 11वीं क्लास के लिए। तो अगर आपके दिमाग में लग रहा होगा कि 11वीं का तो हम बर्बाद हो चुके हैं, 11वीं हम छोड़ चुके हैं, तो हम 12वीं में कैसे कर पाएंगे, तुमने भरोसा किया है, ठीक है, लास्ट ईयर भी कुछ लोगों ने भरोसा किया था, वो आपको बताएंगे कि वो भरोसा कैसा होता है। तो सेम टू सेम यही बात आगे भी मैं बोलूंगा, ज्यादा बोलना मुझे आता नहीं है। आराम से पढ़ाई करते रहो, एक भी चीज अगर छूट जाए तब बोलना, हर एक क्वेश्चन अगर देखते ही ना हो तब बोलना, मॉड्यूल का एक भी क्वेश्चन ना हो रहा हो तब बोलना, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हर चीज मैं हमेशा आया करूंगा ऐसे ही बीच बीच में। चलिए बाय बाय।